दोपहर हो गई पर आज भी एक भी मोमोज नहीं बिका मेरा। पता नहीं क्यों मेरे पास ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। मैं तो रोज रोज इतने अच्छे ताजी सब्जी के मोमोज बनाता हूँ। भोला अपने ठेले के पास अकेला खड़ा ग्राहकों के आने की राह देख रहा था, पर उसके पास एक भी ग्राहक आकर मोमोज नहीं खा रहा था। भोला अपने मोमोज ताजी सब्जी के बनाता था। करीब शाम तक रोज की तरह शहर के एक चौराहे पर खड़े रहने के बाद रोज की तरह भोला के पास केवल 2 से 3 ही ग्राहक आकर उसके मोमोज खाते हैं। शाम का समय। भोला आज भी उदास चेहरे के साथ अपना ठेला लेकर उसी शहर में एक छोटे से किराए के मकान में आता है जहां भोला अकेला रहता था। इतने सारे मोमोज बच गए। तभी भोला के छोटे से फोन पर भोला की माँ दामिनी का फोन आता है, जो गांव में रहती है। माँ का फोन? अब क्या कहूँ माँ से? माँ ने जरूर पैसों के लिए ही फोन लगाए होंगे। हाँ माँ बोलिए। कैसा है भोला बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आप और पिताजी कैसे हैं? वहाँ गांव में सब ठीक तो है ना? हम ठीक हैं बेटा। तेरा काम कैसा चल रहा है? कारखाने वाले तुझसे ज्यादा काम तो नहीं ले रहे ना? नहीं माँ, कारखाने वाले मुझसे ज्यादा काम नहीं करवा रहे हैं। बेटा, पूरा महीना होने को आया है, तूने अब तक पैसे क्यों नहीं भेजे? अब तक तो तुझे कारखाने से महीने के पैसे मिल चुके होंगे ना? मुझे लगा ही था कि माँ पैसों की ही बात करेगी। अब क्या कहूँ माँ से। हेलो भोला बेटा। वो क्या है ना माँ, कारखाने से अब तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ बेटा, जरा जल्दी भिजवा देना। तेरे पिताजी की दवाई भी लानी है और घर में राशन भी भरना है। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, कोई आया है। भोला कॉल कट कर देता है। रोज रोज माँ से झूठ कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान जी, मैं तो यहाँ अपना भविष्य बनाने आया था, फिर क्यों मुझे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही है। सोचा था मोमोज का कारोबार करूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, पर मेरी तो कमाई ही नहीं हो रही है। मेरे कारोबार को बढ़ा दीजिए भगवान जी, वरना अगर माँ पिताजी को मेरे इस झूठ के बारे में पता चला कि मैं यहाँ आकर शहर में कारखाने में काम नहीं बल्कि मोमोज बेच रहा हूँ, तो वो दोनों बहुत टूट जाएंगे। जब भोला यहाँ कारखाने में काम नहीं करता है तो वो अपने माता पिता को अपने मोमोज बेचने के कारोबार के बारे में क्यों नहीं बता रहा था? तो इस छोटी सी बात को जानने के लिए हम चलते हैं भोला के बीते जीवन में। भोला उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े में अपने गरीब माता पिता दामिनी और सुरेश के साथ बड़ी गरीबी की अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। भोला उसी गांव में दूसरों के खेतों में 100 रुपए रोज से कड़ी मजदूरी करता था। भोला का पिता सुरेश, जो एक बीमारी के चलते हमेशा घर में ही चारपाई का सहारा बना हुआ था, जिसके चलते परिवार का गुजारा अकेले भोला को ही चलाना पड़ रहा था। एक शाम भोला खेत से घर की ओर सड़क से पैदल चलते हुए आ रहा था। सारा दिन खेत में कड़ी मजदूरी करो और मजदूरी देखो केवल 100 रुपए मिलती मुझे। अपने इस गांव में भी करने को कोई दूसरा काम नहीं है, वरना मैं कब का खेत का काम छोड़कर कहीं और काम कर लेता। एक तो गरीबी चैन से जीने नहीं दे रही है, ऊपर से खेत का मालिक मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा। तभी रास्ते में भोला को उसके बचपन का दोस्त अजीत मिलता है। अरे अजीत, तू भाई कितने सालों बाद मिल रहा है, कहाँ गायब हो गया था यार तू? और भोला कैसा है? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? कुछ नहीं यार, बस खेत में काम करने से ऐसी हालत हो जाती है। और तू बता, कहाँ था तू इतने सालों से? अरे मैं तो शहर में रहता हूँ अब, और वहाँ रहकर शरबत बेचकर हजारों रुपए रोज कमाता हूँ। क्या बात कर रहा है? सिर्फ शरबत बेचकर हजारों रुपए कमाता है तू? हाँ भाई, अरे शहर में तो मिट्टी बेचकर भी लोग पैसे कमाते हैं। अब अपने इस गांव में कब तक मैं गरीबी में अपना जीवन बर्बाद करता। इसीलिए मैं शहर अपने मामा के लड़के के पास गया और वहां उसकी सहायता से अपना शरबत बेचने का कारोबार शुरू किया, और देखो आज मैं शहर में शरबत बेचकर हजारों रुपए कमा रहा हूँ। भोला अजीत काफी समय तक बातें करते हैं। थोड़े समय बाद अजीत वहां से चला जाता है। इस अजीत का तो जीवन ही संवर गया। अगर मैं भी शहर चला गया तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। हाँ, मैं भी शहर ही चला जाता हूँ। शहर जाकर हमारी गरीबी तो दूर हो जाएगी। भोला अपने घर आता है तो दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ, कल मैं शहर जा रहा हूँ। तो शहर क्यों जा रहा है? काम करने। अपने गांव का वो अजीत है ना, मेरा बचपन का दोस्त, वो बता रहा था वो शहर में शरबत बेचकर हजारों रुपए कमाता है। तो बस मैंने भी दिल में थाम लिया कि अब मैं भी शहर जाकर वहां किसी कारखाने में काम करके अच्छे पैसे कमाऊंगा और अपनी गरीबी दूर करता जाऊंगा। बेटा, तू तो आज से पहले कभी शहर गया ही नहीं, तो तू वहां रहेगा कहाँ? अरे माँ, जैसे ही मुझे शहर में किसी कारखाने में काम मिल जाएगा मैं कोई किराए का मकान लेकर उसमें रहूंगा। आखिर कब तक मैं अपने गांव में 100 रुपए रोज से मजदूरी करता रहूं? मुझे भी अपने जीवन में कामयाब होना है माँ।
अपने परिवार की गरीबी की हालत और बेटे की इतनी कम कमाई देखकर सुरेश दामिनी भोला की बात मान लेते हैं। तभी अगले ही दिन भोला पास के बड़े से शहर में आता है और वहां काम की तलाश करने लगता है। तो उसे एक कारखाने में अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। इस काम के भोला को 500 रुपए रोज मजदूरी मिलने वाली थी। तभी भोला शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लेकर उसमें रहने लगता है और रोज कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगता है। 3 महीने बाद भोला हर महीने अपनी पगार से अपने माता पिता को थोड़े बहुत पैसे भेजने लगा और कुछ पैसे अपने पास रखने लगा। एक शाम भोला कारखाने से काम करके सड़क से आ रहा था। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ती है जहां एक आदमी मोमोज बेच रहा था और उसके पास कई सारे ग्राहक खड़े मोमोज खा रहे थे। इस आदमी के पास से तो कितने सारे लोग मोमोज खा रहे हैं। लगता है ये भी बहुत से पैसे कमाता है। भोला मोमोज वाले के पास जाता है और उससे उसकी रोज की आमदनी पूछता है। भाई साहब, एक दिन में मोमोज बेचकर 2000 रुपए कमाता हूँ। क्या 2000 रुपए? बाप रे, ये तो बहुत सारे पैसे कमाता है। अगर मैं भी मोमोज बेचने का कारोबार करूं, मुझे तो सब्जी के मोमोज बनाने आते ही हैं। हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं मोमोज ही बेचूंगा। मोमोज वाले की कमाई देखकर भोला के मन में अब मोमोज बेचने का कारोबार करने का भूत सवार हो जाता है। तभी अगले ही दिन भोला अपने पास के पैसों से एक पुराना ठेला, कई सारे बर्तन और कई सारा मोमोज बनाने का सामान लाता है और शहर के एक स्थान पर आकर अपने ठेले पर सब्जी के मोमोज बनाता है। भोला ने अब कारखाने का काम छोड़ दिया था। आइए आइए, 30 रुपए प्लेट ताजे गर्मा गर्म सब्जी के मोमोज खाइए। आइए आइए। थोड़े समय बाद भोला के पास 2 ग्राहक आते हैं और उससे मोमोज खरीद कर खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट मोमोज है। अपने मोमोज की तारीफ सुनकर भोला बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह शाम तक भोला के पास कुछ ग्राहक आकर मोमोज खाते हैं और भोला की पहले ही दिन की कमाई 600 रुपए हो जाती है। चलो, अपने कारोबार की शुरुआत तो हुई, अब धीरे धीरे मेरी कमाई बढ़ती ही जाएगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब भोला की कमाई में हर दिन गिरावट आने लगी। उसके पास अब ज्यादा ग्राहक मोमोज खाने नहीं आ रहे थे और आखिर में भोला के पास दिन के बस 2 से 3 ग्राहक आने लगे। एक रात भोला अपने रूम में उदास बैठा था। माँ को पैसे भी भेजने हैं और मकान का किराया भी देना है और मेरे पास देखो केवल 1000 रुपए ही पड़े हैं। अब क्या करूं, कैसे करूं ये सब? मेरे तो मोमोज बिक ही नहीं रहे हैं। तभी भोला के पड़ोस वाले घर से एक लड़की पायल भोला के घर एक थाली में कुछ लेकर आती है। अरे पायल जी, आप? माँ ने आपके लिए ये चिकन मोमोज भेजे हैं। पायल भोला को अपनी थाली के चिकन मोमोज देती है। तभी भोला एक मोमोज खाता है। भोला और पायल के परिवार के बीच काफी अच्छी पहचान हो चुकी थी। पायल की माँ भोला को अकेले देखकर रोज रोज पायल के हाथों भोला के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भेजती ही रहती थी। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चिकन मोमोज है। भोला जी, ये मोमोज इस शहर के सबसे मशहूर दुकान से लाए हैं मेरे पिताजी। आप भी सब्जी की बजाय चिकन मोमोज बनाकर बेचा करिए ना, आपका कारोबार खूब चलेगा। मैं जरूर बेचता चिकन मोमोज पायल जी, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं चिकन खरीद सकूं। आप पैसे हमसे ले लीजिए, जब आए तो हमें लौटा देना। माँ ने मुझे बताया है कि आप अपने परिवार के लिए यहाँ शहर में आकर कितना संघर्ष कर रहे हैं। भोला जी, अगर आप चिकन मोमोज बेचोगे ना तो आपका कारोबार बहुत ही जल्द आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। फिर क्या था, भोला पायल से कर्ज के तौर पर कुछ पैसे उधार ले लेता है और कुछ ही दिनों बाद चिकन मोमोज बनाकर शहर में बेचने लगता है। चिकन मोमोज देखकर भोला के पास अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग बड़े शौक से भोला के हाथ के बने चिकन मोमोज खाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला की अब रोज की कमाई 1000 से 1500 रुपए होने लगी। एक शाम पायल जी का ये उपाय तो सच में कारगर साबित हुआ। मेरी तो रोज रोज कितनी कमाई हो रही है। भगवान जी, बस इसी तरह मेरी कमाई होती रहे ताकि मैं जल्द से जल्द पायल जी का कर्ज और अपनी गरीबी दूर कर सकूं। उसके बाद भोला का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा और करीब 6 महीने में ही भोला चिकन मोमोज बेचकर इतनी कमाई कर लेता है कि वो पायल का कर्ज भी चुका देता है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। तभी एक दिन भोला अपने माता पिता को लेकर शहर आता है और कुछ ही दिनों बाद पायल से शादी करके शहर में चिकन मोमोज बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एकदम से जैसे सब कुछ थम सा गया था।
एक औरत जिसका नाम सुलेखा था वो बदहवास सी सड़क पर भागी जा रही थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी और हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी। सुलेखा को जरा भी फिक्र नहीं थी कि सड़क पर इतनी सारी गाड़ियां फुल स्पीड में भागी जा रही थी। उसे तो बस कहीं पहुंचना था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो किया है सही किया है। अगर ये नहीं करती तो फिर न जाने क्या होता। भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी बदहवास हालत देखकर वहां भी सभी उसे घूर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मुझे उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। वो अंदर है, ऑफिस में। पुलिस वाले सुलेखा को लेकर इंस्पेक्टर अर्जुन के ऑफिस में गए। सर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने एक राक्षस का संहार इस चाकू से किया है। संघार या मर्डर? मर्डर किया है आपने? मर्डर नहीं सर, संहार किया है मैंने। सुलेखा एक स्कूल में टीचर थी। 1 साल पहले तक उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शाम की बात है जब सुलेखा अपने पति विवेक के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी। बस 10 दिन और सुलेखा, फिर एक नन्हा मुन्ना बच्चा या बच्ची हमारे घर आएगी जो तुम्हें मम्मी और मुझे पापा बुलाएगी। हाँ, मुझे भी उस पल का इंतजार है विवेक। दोनों टैक्सी में बैठे बातें करते हुए आ रहे थे, तभी अचानक उनकी टैक्सी को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वे कुछ समझ पाते उसके पहले ही सुलेखा और विवेक के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ड्राइवर और विवेक की मौत मौके पर ही हो गई। ट्रक की टक्कर से टैक्सी में आग भी लग गई। बचाओ! किसी तरह सुलेखा बाहर तो निकल गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गई थी। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल के आईसीयू में ही सुलेखा ने एक बेटी को जन्म दिया, क्योंकि अगर डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चा नहीं निकालते तो दोनों की मौत हो जाती। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कितना इंतजार था विवेक को बच्चे का, लेकिन अब वो ही चला गया, हमेशा के लिए। विवेक के जाने के बाद सुलेखा पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसे जीना तो था ना, अपनी छोटी सी बच्ची के लिए, विवेक की आखिरी निशानी के लिए। नौकरी तो वो करती थी, इसलिए कोई आर्थिक दिक्कत तो उसे नहीं थी, लेकिन उसे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका नाम था संग्राम सिंह। अरे मैडम, आज आपका चेहरा कुछ मुरझाया क्यों लग रहा है? देखिए, फूल हंसते हुए अच्छे लगते हैं, उन पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती। फूल? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे मैम, आप बुरा मत मानिए। फूल से मेरा मतलब है कि इंसान को हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। उदासी से किसका भला होता है? संग्राम सिंह सुलेखा के स्कूल में ही स्पोर्ट्स टीचर था। सुलेखा का पति जब जीवित था तब भी वो उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करता था, और अब तो विवेक इस दुनिया में था नहीं, तो उसे पूरी छूट मिल गई थी। एक दिन तो वो रात को सुलेखा के घर पहुंचा। अरे सर, आप इतनी रात को? वो क्या है ना कि इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। बच्ची सो गई क्या? जी, अभी सोई है। बड़ा बुरा लगता है सुलेखा जी मुझे तो आपको देखकर। क्यों सर, क्या हुआ? उसके बाद संग्राम सिंह ने मुंह में पान चबाते चबाते हुए कहा, कितना अकेलापन लगता होगा ना आपको। भगवान भी ना कभी कभी बड़ी नाइंसाफी कर देता है। आप जैसी जवान इतनी खूबसूरत औरत को विधवा कर दिया। सर, जो भाग्य का लिखा है वो कैसे मिट सकता है? भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता, लेकिन ये अकेलापन तो मिट सकता है। सुलेखा जी, मैं जानता हूँ कि आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, बहुत सारे आपके अरमान भी कभी कभी खूब जोर मारते होंगे। देखिए, मुझसे क्या छिपाना, अगर किसी तरह की कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कहिए। ये कहकर संग्राम सिंह ने सुलेखा का हाथ पकड़ लिया, जिसे सुलेखा ने तुरंत झटक दिया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं विधवा हूँ, अपाहिज नहीं। 1 मिनट में यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो चप्पल निकाल कर इतना मारूंगी कि सारी आशिकी मिट्टी में मिल जाएगी। अरे सुलेखा जी, आप तो बुरा मान गई। देखिए, मैं जानता हूँ कि औरतें थोड़ी संकोची होती हैं, थोड़ी शर्मीली भी, इसलिए वो ये सब बातें खुलकर नहीं करती। इसलिए तो मैं खुलकर आपसे पूछ रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बोलिए। ये कहकर संग्राम सिंह ने सुलेखा से एक बार फिर से बदतमीजी करने की कोशिश की। इस बार सुलेखा का सब्र जवाब दे गया और उसने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। निकल यहाँ से राक्षस, निकल, नहीं तो आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपना चेहरा देखने से भी डरेगा। सुलेखा ने संग्राम सिंह को भगा तो दिया,
लेकिन संग्राम सिंह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। वो कभी स्कूल में तो कभी स्कूल की कैंटीन में सुलेखा को परेशान करने की कोशिश करता। अरे मैडम, आप कहाँ चल दी उठकर? आज तो आपकी तरह मस्त गुलाब जामुन बने हैं कैंटीन में। चलिए ना, दोनों साथ मिलकर खाते हैं। देखिए सर, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई तमाशा हो, इसलिए मुझसे दूर रहिए। हाय 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 हाय, कितनी तीखी हैं आप, बिल्कुल मिर्ची जैसी। आपका स्वाद तो गजब होगा। सुलेखा ने संग्राम सिंह की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कैंटीन से उठकर स्टाफ रूम में आ गई। क्यों? अरे क्यों चले गए विवेक मुझे अकेला छोड़कर? तुम क्यों चले गए? एक विधवा औरत का जीवन आसान नहीं है विवेक, आसान नहीं है। सुलेखा ने उस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि संग्राम सिंह की जान पहचान कुछ बड़े ताकतवर लोगों से थी। वो बार बार सुलेखा का ट्रांसफर रुकवा देते थे। सुलेखा बेचारी खून का घूंट पीकर नौकरी करती और संग्राम सिंह की बदतमीजी झेलती। एक दिन की बात है, सुलेखा क्लास में पढ़ा रही थी, तभी 11वीं क्लास की लड़की सीमा ने उससे शिकायत की कि मैम, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? अब तो पेपर होने वाले हैं। बस ऐसे ही मैम। ऐसे कैसे? कोई तो कारण होगा। तब सीमा ने सुलेखा को बताया कि मैम, स्पोर्ट्स टीचर संग्राम सर मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मेरे साथ ही नहीं, कई और लड़कियों के साथ भी। कोई उनका विरोध करता है तो वो धमकी देते हैं कि वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके फेल करवा देंगे या स्कूल से निकलवा देंगे। सीमा की बातों को सुनकर सुलेखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो स्कूल छोड़ने से इसका हल मिल जाएगा? हल लड़ने से मिलता है। चुनौती को खुद पर हावी होने देने से हार होती है, जीत नहीं। हिम्मत का हाथ थामे रहोगी तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हार मान लोगी तो हर कोई दबाएगा। सुलेखा की बातों का सीमा पर जबरदस्त असर पड़ा। उसी दिन की बात है, संग्राम सिंह जब उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो सीमा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। सर, अपने नापाक हाथ पीछे रखिए, नहीं तो इसे तोड़ दूंगी। तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए, जब नारी की आत्मा को चोट पहुंचती है ना, तो फिर वो नागिन बन जाती है, नागिन। संग्राम सिंह को बाद में पता लगा कि सीमा की इस हरकत के पीछे सुलेखा का हाथ है। उसी ने उसे शह दिया था, तो उसने ऐसा किया। ये जानकर संग्राम सिंह आग बबूला हो गया। उसने शराब के ठेके पर जाकर जमकर शराब पी और सुलेखा मैम, आ रहा हूँ मैं आपकी सारी हेकड़ी निकालने। शराब के नशे में संग्राम सिंह सुलेखा के घर पहुंच गया। तुम फिर आ गए? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं जाने नहीं, कुछ लेने आया हूँ और वो लेकर जाऊंगा। ये कहकर उसने सुलेखा को पकड़ने की कोशिश की। सुलेखा भागती हुई किचन में गई और वहां पड़ा चाकू उठा लिया। दूर हटो, हटो दूर, नहीं तो ये चाकू पेट के अंदर उतार दूंगी। हाय 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 हाय, आप तो लक्ष्मी बाई बन गई, एकदम शेरनी टाइप। लेकिन वो क्या है ना कि आप शेरनी हैं तो हम शिकारी हैं, शिकारी, और आज आपका शिकार करके रहेंगे। ये कहकर संग्राम सिंह ने सुलेखा को पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे मैडम जी, पहले हमारी ख्वाहिश तो पूरी हो जाए। ये कहकर संग्राम सिंह ने सुलेखा को अपनी ओर खींचा, लेकिन इस बार सुलेखा पूरी तरह तैयार थी। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और उसके पेट में भोंक दिया। थोड़ी देर तड़पने के बाद संग्राम सिंह वहीं ढेर हो गया। सर, यही मेरी कहानी है। अब आप ही बताइए सर, एक राक्षस को मारना मर्डर है या संहार? इंस्पेक्टर के पास सुलेखा की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने सुलेखा को हिरासत में ले लिया। उस पर मुकदमा चला। अदालत में जज के सामने जब सारी कहानी आई तो उसने सुलेखा के जुर्म के लिए सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। सुलेखा 1 साल की सजा काटकर आज फिर से उसी स्कूल में बच्चियों को पढ़ा रही है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं नया कारोबार खोल रहा हूँ। कब तक मैं कारखाने में मजदूरी का काम करूँ? आकाश बेटा, मैंने अपने जीवन की जो जमा पूंजी जमा किया है, वो पैसे मैंने निशा बिटिया की शादी के लिए रखे हैं। कल को निशा का कहीं रिश्ता तय हो गया तो हमारे पास पैसे तो होने ही चाहिए ना। पिताजी, कारोबार अगर चल गया तो मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। बेटा, कारोबार को चलने में सालों लग जाते हैं। मेरी मान तो तू कारखाने में ही काम कर। आकाश, अगर तूने कारोबार में पैसा लगा दिया और वो कारोबार नहीं चला तो हम निशा की शादी कैसे करवाएंगे?
बड़ी मुश्किल से तो हमने पैसे जमा किए हैं बेटा। आप लोगों ने खुद भी सारी उम्र गरीबी में बिता दी और लगता है अब मुझे भी आप सारी उम्र गरीबी में ही रहने देंगे। तभी आकाश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। दर्पण गोलीपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी अनुजा, बेटी निशा और बेटे आकाश के साथ रहता है। दर्पण बहुत गरीब है। वो पहले दूसरों की खेती में मजदूरी करता था। दर्पण ने अपने जीवन की कुछ जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखा था, पर अब उसका बेटा जो उसी गांव में एक कारखाने में 200 रुपए रोज से कड़ी मजदूरी करता है, वो अपने पिता से एक कारोबार करने के लिए पैसे मांग रहा था, पर दर्पण ने आकाश को पैसे देने से मना कर दिया था। आकाश के परिवार का गुजारा आकाश की कमाई से ही होता था। कुछ दिन बाद एक शाम आकाश कारखाने से अपने घर आता है तो अंदर घर में उसकी माँ और बहन जोर जोर से रो रहे थे और दर्पण चारपाई पर बेहोश पड़ा था। माँ, निशा, क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे हो? आकाश, देखना तेरे पिताजी को क्या हो गया है। ये बाहर से आए और चारपाई पर लेट गए, तब से ये आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। पिताजी उठिए, पिताजी आंखें खोलिए। दर्पण आंखें ही नहीं खोल रहा था। तभी आकाश पास वाले डॉक्टर को बुलाता है। थोड़े समय बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारे पिताजी को मेजर अटैक आया है। तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। ये सुनकर आकाश, अनुजा और निशा तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने पिता और पति की मौत देखकर आकाश, निशा और अनुजा खूब रोते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम आकाश और सब घर में बैठे थे। आकाश बेटा, तेरे पिताजी ने सारा पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं। ये रही बैंक की पुस्तक। तू जाकर बैंक में पैसे देखा कि पैसे बराबर है भी या नहीं। ठीक है माँ, मैं कल दिखाऊंगा पैसे। अगले दिन आकाश अपने पिता का बैंक का पुस्तक लेकर बैंक में आता है और अपने पिता के अकाउंट का पैसा चेक करता है, जो 40,000 रुपए थे। पिताजी के खाते में तो बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं ये पैसा कारोबार के लिए ले लूं तो मेरा कारोबार तो इतने पैसों में बहुत बड़ा खुलेगा। पर माँ इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। वो कभी मुझे ये पैसे नहीं देंगी। तभी आकाश के मन में एक उपाय आता है। अगर माँ पैसे नहीं देंगे तो मैं तो पैसे ले सकता हूँ ना। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और निशा कभी बैंक आते नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, चुपके से पिताजी के अकाउंट से सारे पैसे निकालकर उन पैसों से कारोबार करता हूँ और मैं माँ और निशा से ये कह दूंगा कि मैंने कारोबार के लिए कर्ज लिया है और जब मेरी कमाई होने लगेगी तो मैं पिताजी के अकाउंट में पैसे जमा करवा दूंगा। ये सही रहेगा। मेरा कारोबार भी खुल जाएगा और माँ निशा को पता भी नहीं चलेगा। तभी आकाश अपने पिता के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और वो पैसे लेकर घर आता है। कितने पैसे हैं बेटा अकाउंट में? 30,000 रुपए हैं पिताजी के अकाउंट में। अच्छा बेटा, हम 5,000 रुपए घर खर्च के लिए निकाल कर लाते हैं। अरे बाप रे, अगर माँ को पता चल गया कि मैंने सारे पैसे निकाल लिए तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पर। माँ, पिताजी का पैसा फिक्स डिपॉजिट में है ना, तो हम 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। 6 महीने बाद पिताजी के पैसे डबल हो जाएंगे, तब हम पिताजी के अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तभी आकाश घर से बाहर आता है। चलो, पैसों की व्यवस्था तो हो गई, अब फटाफट अपना कारोबार खोल लेता हूँ। तभी आकाश उन पैसों में एक चिकन टिक्के का कारोबार खोलता है। वो एक ठेला, कुछ बर्तन और कहीं सारा चिकन टिक्का बनाने का साजो सामान लेकर आता है, जो पूरे 40,000 रुपए में आ चुका था। शाम के समय आकाश सारा सामान लेकर अपने घर आता है। भाई, ये सामान किसका है? ये अपना सामान है। मैं चिकन टिक्के का कारोबार खोल रहा हूँ। चिकन टिक्के का कारोबार? पर इतना सब सामान लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए आकाश? ये सारा सामान लाने के लिए मुझे दीपक ने पैसे दिए।
जब मेरा कारोबार चलने लगेगा तो मैं धीरे धीरे करके उससे सारा पैसा लौटा दूंगा। बेटा, अगर तेरा कारोबार नहीं चला तो तू कहाँ से देगा उसे इतने पैसे? माँ, मेरा ये कारोबार जरूर चलेगा। तभी अगले दिन आकाश गांव के एक स्थान पर अपना ठेला लेकर आता है और अपने हाथों से बड़े बड़े जर्मन के तार में चिकन के छोटे छोटे पीस करके उन्हें तार में घुसाकर, उन्हें मसाला लगाकर, उन्हें आग पर रखकर चिकन टिक्का बनाने लगता है। आकाश को चिकन टिक्का बनाना बहुत अच्छे से आता है। बस अब जल्दी जल्दी मेरे पास ग्राहक आते जाए और मेरा ये कारोबार खूब चलने लगे। तभी कुछ ग्राहक आकाश के पास आते हैं और 40 रुपए प्लेट के हिसाब से सब चिकन टिक्का खाकर जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे आकाश का कारोबार बढ़ने लगा और रोज रोज उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। एक शाम आकाश अपनी आज की कमाई गिन रहा था। अरे वाह, आज भी 1000 रुपए की कमाई हो गई मेरी। बस इसी तरह मेरी कमाई होती रहे ताकि मैं जल्द से जल्द पिताजी के अकाउंट पे 40,000 रुपए जमा करवा सकूं। आकाश अपनी कमाई से रोज रोज थोड़े थोड़े पैसे अपने पिताजी के अकाउंट के लिए जमा करता रहा। कुछ दिन बाद निशा को पास वाले शहर में रहने वाले एक अमीर लड़के कुणाल का रिश्ता आता है। कुणाल के साथ उसके माता पिता हरीश और मेनका आए हुए थे। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने पर कुणाल और निशा की शादी 15 दिन बाद की तय हो जाती है। रात के समय आकाश अपनी माँ और बहन के साथ घर में बैठा था। आकाश बेटा, निशा की शादी 15 दिन बाद की तय हुई है। हम कल बैंक जाकर तेरे पिताजी के पैसे निकाल कर आते हैं। हमें शादी की तैयारियां तो अभी से करनी होगी ना। अकाउंट में तो एक पैसा नहीं है और मेरे पास तो अब तक 5,000 रुपए ही जमा हो पाए हैं। माँ, अब बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा था कि हम पैसे 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते। फिर भी कल मैं बैंक जाकर मैनेजर से बात करके आता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें पैसे देने की कोशिश करे। अगले दिन सवेरे आकाश गांव में अपना ठेला लिए खड़ा था। अब क्या करूँ? बैंक में तो एक पैसा नहीं है। अब कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? एक काम करता हूँ, मैं माँ से झूठ कह देता हूँ कि बैंक मैनेजर ने कहा है कि पैसे हमें 12 दिन बाद मिलेंगे। तब तक मैं पैसों की कहीं से भी व्यवस्था कर लूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। आकाश शाम तक अपना ठेला लिए गांव में खड़ा रहा, पर रोज के मुकाबले आज उसकी केवल 200 रुपए ही कमाई हो पाती है। आज तो बहुत ही कम कमाई हुई है मेरी। तभी आकाश घर आता है और अपनी माँ से झूठ कह देता है कि बैंक से 12 दिन बाद पैसे मिलेंगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब रोज रोज आकाश की कमाई कभी 100 रुपए की होने लगी तो कभी 150 रुपए की, और वो सारा पैसा रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च होने लगा था। करीब 11 दिन बाद अब आकाश के पास चिकन टिक्का बनाने का सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? तभी पैसों की वजह से आकाश अपना ठेला और सारा सामान बेच देता है, जो 5,000 रुपए से भी कम पैसों में बिका था। मेरे पास तो केवल 7,000 रुपए ही जमा हो पाए हैं अब तक। अब बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं? 4 दिन बाद निशा की शादी भी है और मैंने निशा की शादी का सारा पैसा खर्च कर दिया। आकाश एक पेड़ के नीचे परेशान बैठा था। तभी सामने उसे एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है, जो उसी गांव के जाने माने सेठ मोहित का घर था। यही एक रास्ता बचा है, मुझे चोरी करनी होगी। पैसों की खातिर आकाश मोहित के घर में चोरी करने घुस जाता है। तभी मोहित उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अगले दिन निशा और अनुजा दोनों थाने आते हैं। तभी आकाश उन्हें सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने पिताजी के सारे पैसे कारोबार में खर्च कर दिए। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हो गया माँ। क्या इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा था? तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से पाई जमा किए थे और तूने वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब कैसे होगी निशा की शादी? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए।
तभी अनुजा आकाश को खूब खरी खोटी सुनाती है। उतने में वहाँ कुणाल आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। कुणाल जी, आप यहाँ? माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। ये सुनकर अनुजा आकाश काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में निशा की शादी कुणाल के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है और निशा अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद आकाश ने कारोबार करने की बात हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दी और वो कारखाने में मेहनत करके अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।